हायर एजुकेशन से रिलेटेड हाल ही में आपने वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन की बात की थी, तारीफ़ करते हुए आप उसकी नज़र आए थे, तो उससे छोटे ज़िले के छात्रों को क्या फ़ायदा होगा? देखिए, हम लोग हर तरफ ध्यान रखे हुए हैं, छोटे ज़िले से लेकर बड़े ज़िले तक, नेशनल वाइड इंटरनेशनल वाइड भी। तो हर ज़िले में एक ना एक विश्वविद्यालय हो, इसके लिए पॉलिसी बनाई है हमने। इंसेंटिव पॉलिसी कहा गया उसको। वहाँ पर जो लोग अपना यूनिवर्सिटी खोलना चाहेंगे उनके लिए स्पेशल प्रिविलेज मिलेंगे, स्पेशल इंसेंटिव्स मिलेंगे। जैसे उदाहरण के लिए, अगर वो ज़मीन खरीदेंगे, उस ज़मीन पर स्टैम्प ड्यूटी माफ़ होगी। अगर वो वहाँ बिल्डिंग बनाएंगे तो बिल्डिंग में भी जो उनको इंसेंटिव्स मिलेंगे, मिनिमम 15 करोड़ से लेकर 35 करोड़ तक की गवर्नमेंट मदद करेगी। और जहाँ भी उनकी ज़मीन होगी वहाँ तक की जो इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाएं भी उपलब्ध कराने के लिए गवर्नमेंट मदद करेगी। तो ये अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति पर भी हायर एजुकेशन पहुँचे, उसकी पॉलिसी के अंतर्गत है। सर, आपने भारत शिक्षा एक्सपो जैसे आयोजनों में रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देने की बात कही है। सरकार कैसे स्टूडेंट स्टार्टअप और इंक्यूबेटर सेंटर की मदद करेगी? हमारे हर यूनिवर्सिटी में इंक्यूबेटर सेंटर्स हैं, इसको बढ़ावा देने के लिए स्कीम्स हैं। उसी स्कीम के तहत अब बच्चों को प्रमोशन मिल रहा है, काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि कई यूनिवर्सिटीज़ के तो सब कोर्स एआई आच्छादित हैं। जैसे अभी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है, जीएसएस यूनिवर्सिटी है, तो इनके तो सभी कोर्स एआई से आच्छादित हैं। बाकी कई लोग उसको कहा जा रहा है कि अपने कोर्सेज़ को एआई से जोड़िए, इनोवेशन से जोड़िए। अभी हमने एक नया लेटर दिया है हर यूनिवर्सिटीज़ को कुछ दिनों पहले ही, कि जो उस क्षेत्र के जो हमारी वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाली पॉलिसी है, तो जिस जगह जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट के अंतर्गत स्किल्ड बच्चे निकल के आए। अभी तो अनस्किल्ड वहाँ पे जो ट्रेडिशनल कर्मी हुआ करते थे वो काम करते थे, अब वो एजुकेट होकर आए, तो उससे ना सिर्फ उद्योगों का फ़ायदा होगा बल्कि लेबर भी स्किल्ड होगी, तो बच्चों का भी फ़ायदा होगा। तीसरा ये कि जैसे उदाहरण के तौर पे फिल्म सिटी बनाने जा रहे हैं हम लोग। अब फिल्म सिटी के लिए ये अपेक्षा कर कि बम्बई से यहाँ पर लोग आएंगे, इट इज़ नॉट पॉसिबल। अब वहाँ की यूनिवर्सिटी फिल्म से संबंधित जो कोर्सेज़ हैं उनको वहाँ पढ़ाएं, तो वो नए उसमें नए इनोवेशन कैसे हो सकते हैं वो सिखाएं। ये सर, जैसे आपने गलगोटियाज़ यूनिवर्सिटी में वर्ल्ड क्लास लाइब्रेरी और डिजिटल रिसोर्सेज की बात कही थी, तो ऐसी सुविधाएं क्या सरकारी कॉलेजेस में भी लाई जाएंगी? बिल्कुल लाई जा रही हैं। अभी इस समय देखिए, स्मार्ट क्लास, स्मार्ट लैब्स, इसी तरह डिजिटल लाइब्रेरीज़ वगैरह सब के लिए प्रोविज़न किया गया और शुरू भी हो गया बल्कि ये काम। सर, जो छात्र दिल्ली या विदेश जाने की सोचते हैं उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो यूपी में ही क्यों रहकर पढ़ाई करें? अब यूपी में इंटरनेशनल फेम की यूनिवर्सिटी आ रही हैं, विदेशों की यूनिवर्सिटीज़ अपने यहाँ पे ला रहे हैं, उनसे हमारा एमओयू हो रहा है, टाई अप हो रहा है। उदाहरण के तौर पर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल फेम की यूनिवर्सिटी है। पहले यूपी की तरफ मुख नहीं करते थे लोग, आज योगी जी ने जो वातावरण दिया है यहाँ पर, उसके लिए चंडीगढ़ जैसी यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में आई है। जेएसएस यूनिवर्सिटी जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त यूनिवर्सिटीज़ हैं। इसके अलावा जापान से बात हो रही है, सिडनी यूनिवर्सिटी से एमओयू हो चुका, मोनाश यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया उससे एमओयू हो चुका, सिनर्जी यूनिवर्सिटी मास्को वाले आने वाले हैं कुछ दिनों में, वो भी चाहते हैं कि यहाँ यूनिवर्सिटी खोलें। जिन के कोर्सेज़ को पढ़ने यहाँ के छात्र विदेश जाते थे, हम चाहते हैं कि वो यहाँ की यूनिवर्सिटी से टाई अप करके एमओयू करके यहाँ पर खोलें या अपनी यूनिवर्सिटी खोलें। जैसी ही हमारे नियमों के अनुसार, जैसे यूजीसी के नियमों के अनुसार जो खोल सकते हैं, उनको हम उपलब्ध कराएंगे, ज़मीन भी और स्थान भी, सुविधाएं भी। तो अभी एमओयू हो रहे हैं कई इस तरह से, हमारे यहाँ से स्टूडेंट का आदान प्रदान हो रहा है कि वहाँ के यहाँ आए, उनका फैकल्टी यहाँ पर आए। तो इसके माध्यम से अब उत्तर प्रदेश शिक्षा का हब बनता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में इतने ग्रेडिंग, ऐसे योगी जी की सरकार से पहले B+ ग्रेडिंग में कोई रहे हो
इससे नीचे ग्रेडिंग में थे सब। आज उत्तर प्रदेश A++ की ग्रेडिंग का हिंदुस्तान का सबसे बड़ा का राज्य बन चुका है। और उसका फ़ायदा ये है कि जिस लखनऊ यूनिवर्सिटी का एक उदाहरण बताऊंगा, जिसमें 80 छात्र विदेश के पढ़ते थे इससे पहले, आज लगभग 1000 छात्र विदेश के पढ़ रहे हैं। तो अब विदेश के लोग यहाँ आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश शिक्षा का बन रहा है। सर एक क्वेश्चन है आपसे हमारा कि बहुत सारे बच्चे गरीब घरों से आते हैं जो उच्च शिक्षा में करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास ना धन नहीं, पूंजी नहीं है जिससे वो एडमिशन करा पाए, अच्छे कॉलेजों में करा पाए, यूनिवर्सिटीज में करा पाए, कॉलेजों में करा पाए। तो इसके लिए आप क्या आपका प्रयास है? जो मैंने कहा कि जब हर ज़िले में यूनिवर्सिटी पहुंच जाएंगी, अभी पिछले 3 साल के अंदर लगभग 27-28 यूनिवर्सिटी को LOI मिल चुकी, लेटर ऑफ इंटेंट, और लगभग 20-22 यूनिवर्सिटीज़ को LOP यानी संचालन का अधिकार मिल गया, शुरू हो रही है। तो ये तो इकोनॉमिक्स का सीधा नियम है कि अगर सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड के और सप्लाई के अकॉर्डिंग तय होता है, तो निश्चित रूप से कंपटीशन जब होगा, प्रतिस्पर्धा होगी, तो फीस भी कम होगी, शुल्क भी कम होंगे, एक बात। क्वालिटी बढ़ेगी एजुकेशन की, दूसरी बात। और जब अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को एजुकेशन मिलेगी, तीसरी बात। और जो आपने तो सिर्फ हिंदुस्तान के सरकमफ्रेंस से क्वेश्चन किया है, मैंने तो इंटरनेशनल सरकमफ्रेंस में आपको बताया है कि जो विदेश बच्चे पढ़ने जाते थे वो सिर्फ वही बच्चे हुआ करते थे जो संसाधन युक्त होते थे। जब वहाँ की कोर्स यहाँ पर आ जाएंगे तो जो गरीब छात्र हैं, आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है या संसाधन युक्त नहीं है, उनको भी वो पढ़ाई उपलब्ध हो सकेगी जो विदेश में हो रही है। सर अभी सरकार ऐसे गरीब छात्रों के लिए भी कुछ विशेष कार्यक्रम चलाती है या कोई मदद करती है? नहीं, गरीब छात्रों को छात्रवृत्ति मिलती है, कई तरह की मदद है। और यूनिवर्सिटीज़ को भी कहा गया है कि आर्थिक रूप से संपन्न जो नहीं है उनको मदद की जाए, उनकी फीस माफ़ी की जाए। सरकार के 2025-26 बजट में एक आपकी योजना आई है, रानी लक्ष्मीबाई, इस पर स्कूटी देने के आप कुछ प्रावधान है, तो सर इसमें क्या है आपका, ये योजना क्या है और कैसे लाभ मिलेगा बच्चों को? जो मेधावी छात्राएं होंगी, ये मेधावी छात्राओं को नारी सशक्तिकरण के लिए माननीय योगी जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, उसको हम पूरा करने जा रहे हैं। जो भी अपने ग्रेजुएशन के पार्ट 1 में, फर्स्ट ईयर में मेधावी छात्र होंगे, हर विश्वविद्यालय के, हर महाविद्यालय की छात्राएं होंगी, उनको स्कूटी दी जाएगी जिससे उन्हें आवागमन में सुविधा हो, पढ़ने में सुविधा हो। तो ये अभी करने जा रहे हैं हम लोग, उसकी एक स्क्रूटनी चल रही है कि कैसे कैसे करना चाहिए, एक ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है, इस साल वो काम पूरा हो जाएगा। इसी 2025-26 में भी आप जो है स्कूटी योजना का शुभारंभ कर देंगे। तो सर इसमें भी कोई ऐसा प्रावधान भी है कि इसमें भी कितने बच्चे लाभान्वित होंगे? 400 करोड़ का प्रोजेक्ट है ये, तो 400 करोड़ के प्रोजेक्ट में जितनी स्कूटी आ जाएंगी उतने हिसाब से। वैसे जो टॉप 5% जो टॉप 5 बच्चियाँ होंगी, उन बच्चियों को दिया जाएगा हर महाविद्यालय के। सर बहुत बहुत अच्छा लगा सर, आपने बहुत अच्छी चीज़ें बताई हैं। कुछ और भी जानना चाहेंगे आपको? सर एक लास्ट क्वेश्चन है कि आम जनमानस को क्या संदेश देना चाहेंगे, बच्चों को क्या देना चाहेंगे कि गरीब बच्चे पढ़ सके और सभी मतलब उनकी शिक्षा से कोई संबंधित समस्या उनकी रुके ना, क्या आप संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं आपके माध्यम से बच्चों को ये कहना चाहूँगा कि राष्ट्रभक्ति क्या है। राष्ट्रभक्ति सिर्फ वो नहीं है कि जो फौज पे जाके लड़ रहा है, ठीक है, वो हमारे लिए श्रद्धेय हैं, लेकिन जो जिम्मेदारी समाज से हमने ली है या समाज ने हमको दी है, अब तो उनको पढ़ने के लिए दी है, तो पढ़ने में ध्यान पूरा लगाएं, पढ़ाई में ध्यान पूरा लगाएं, आधुनिकतम शिक्षा को ग्रहण करें और साथ साथ हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा की तरफ भी ध्यान दें, क्योंकि भारतीय ज्ञान परंपरा बहुत संपन्न है, समृद्ध है, उसकी ओर भी ध्यान दें, उसको पढ़ें। सर एक लास्ट हम लोगों की बात है कि आप छात्राओं के लिए विशेष क्या करेंगे? स्कूटी की योजना भी आपको बताई, ऐसी टैबलेट और जो मोबाइल है, जो स्मार्टफोन बट रहा है, उसमें भी छात्राओं को प्राथमिकता है। सर वो किस स्टैंडर्ड की, इंटर के पास होना चाहिए या फिर हर एजुकेशन के लिए क्या है? नहीं, हमारे एजुकेशन सिस्टम में चूँकि हम कर रहे हैं, इसलिए जो ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में टॉप 5 गर्ल्स होंगी उनको मिलेगा।
इंटर में से यहाँ पर आए तो उसमें कई विसंगतियाँ हैं, वो उसको मैं जिक्र करना नहीं चाहता। कोई दूसरे स्टेट से आ रहे हैं, कोई से हमारे स्टेट से जो पढ़ रहे हैं हम उसको करेंगे। सर एक लास्ट आपसे जानना चाहूँगा, वैसे तो आप पूरे प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री का जो है पदभार जो है निभा रहे हैं, दायित्व निभा रहे हैं। इसके साथ साथ आप आगरा जैसे विशेष सिटी के आप विधायक भी होते हैं। आगरा सिटी के जो है विशेष विकास के लिए आप द्वारा कुछ विशेष प्रयास किए गए? देखिए, अब आप आगरा में किसी से पूछेंगे कि आगरा का भगीरथ कौन, तो ईश्वर की कृपा है कि ईश्वर ने मुझसे एक बड़ा काम करा लिया। आगरा में पानी की बहुत बड़ी समस्या थी, गंगा जल आगरा में मैं लेकर आया। आज आगरा की पानी की समस्या समाप्त हो गई, बल्कि पानी ही नहीं, आज आगरा को गंगा जल मिल रहा है, जो 150 किलोमीटर दूर से यमुना मैया की शहर में गंगा मैया आई हैं। कहाँ से सर, कहाँ जुड़ा है? बुलंदशहर से पालड़ा एक जगह है, पालड़ा से पानी आया है अंडरग्राउंड पाइपलाइन के माध्यम से आगरा के जल संस्थानों के पास, और वहाँ से वितरित होता है आगरा की जनता के लिए। इसलिए आपको जो है आगरा का भागीरथ जनता प्यार से कहती है। ऐसे ही चिकित्सा और शिक्षा ये दो जरूरी हैं। चिकित्सा के लिए एसएन मेडिकल कॉलेज जाना जाता था, लेकिन बहुत दुर्दशा को प्राप्त हुआ पिछली सरकारों में। आज एसएन मेडिकल कॉलेज को सुपर स्पेशलिटी दर्जा दिलवाकर माननीय प्रधानमंत्री जी योजना में और मोदी जी की योजना में आज उत्तर प्रदेश में एसएन मेडिकल कॉलेज उन अच्छे मेडिकल कॉलेजों में से बिल्डिंग वाइज, फैकल्टी वाइज हो चुका है। आज मेदांता से अच्छी बिल्डिंग है वहाँ पे, जहाँ जर्जर अवस्था थी, और धीरे धीरे उसको अब हम एम्स स्तरीय सुविधाएं पे ला रहे हैं। ऐसे ही आगरा में नक्षत्रशाला पर्यटन आगरा केंद्र है, और शिक्षा का पर्यटन केंद्र भी बने, और नक्षत्रशाला से खगोल शास्त्र का भी ज्ञान होता है। तो जहाँ एक और खगोल शास्त्र का ज्ञान होगा बच्चों को, वहीं और पास के आसपास के छात्र छात्राएँ वहाँ आएंगे, तो पर्यटन उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा। इसी तरह आगरा में एक 19.5 बीघा का पार्क था, साधारण पार्क था, आज हम उसे गीता गोविंद करके वाटिका करके विकसित कर रहे हैं। यानी जो वृक्ष छत्र संस्कृति है, उस संस्कृति को उससे में परोसा जाएगा और एक पर्यटन केंद्र बनेगा। और इसी तरीके से शिवाजी महाराज का एक चैप्टर आगरा के इतिहास से जुड़ा, आगरा से जुड़ा हुआ है। इतिहास का, उनका एक बड़ा शौर्य का, उनके बुद्धि चातुर्य का, उसको हम आगरा में एक स्मारक के रूप में डेवलप कर रहे हैं। इस तरीके से आगरा में बहुत विकास किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी, आपने काफ़ी समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू सर।